और हर एक आदमी सेल कर रहा है। और कुछ लोगों को इसको लेके अवेयरनेस है, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो सेल कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में बात करें, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, हर एक आदमी सेल कर रहा है। जब आप अपनी बात को सामने वाले से मना लेते हैं, सामने वाले को एग्री कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तो आपकी सेल डन होती है। और जब आपको वो आपकी बात नहीं मानता है तो काइंड ऑफ रिजेक्शन आपको मिलता है। और ये आपके रिलेशन में, आपके घर में, आपके बाहर पड़ोसियों के साथ, आपके बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, हर जगह ये हो रहा है। तो सेलिंग इज अ स्किल जिसको सीखा जा सकता है। अब कुछ लोग बहुत अच्छी क्लोजिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत बेहतरीन क्लोज करते हैं अपने डील्स को, एंड कुछ लोग उतना एक्सपर्टीज के साथ डील नहीं कर पाते। और अगर आप जब अपनी टीमों में भी देखते हैं ना, तो कुछ लोग सुपर एक्साइटेड मिलते हैं, बोलते हैं सर मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर हम जिसके पास जाते हैं ना, ये लोग दे डोंट वांट टू ज्वाइन, दे डोंट वांट टू बाय, वो खरीदना नहीं चाहते, वो जुड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे में कुछ तो है जो इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस पैदा कर रहा है। एक आदमी सेम सिनेरियो में परफॉर्मर बन रहा है, और एक आदमी उसी उसमें बहुत सारे हार्डल्स और बहुत सारे कंप्लेन के साथ, अपने बहुत सारे एक्सक्यूजेस के साथ बैठा हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो आज हम लोग कुछ एक ऐसे फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने वाले हैं, जो फ्रेमवर्क आपको कदम दर कदम गाइड करेगा। और आप पाएंगे कि यार डेफिनेटली ये एक पॉइंट था जो मिसिंग था। और अगर आप उस फ्रेमवर्क को अपनी सेल्स के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, जब आप लोगों को इंटरेक्ट करते हैं उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिएगा बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने वॉल्यूम को, अपने टारगेट्स को, अपने लीड जनरेशन को बहुत बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है अंधेरे कमरे के अंदर, अंधेरे कमरे में, और उसको टारगेट दिया गया है, तुझे निशाना लगाना है, उसके बाद धनुष है, उसके बाद बाण है, सब कुछ है, और उसको आता भी है चलाना। लेकिन कमरे में अंधेरा है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, इवन एक्सपर्ट होने के बावजूद भी, जब वो तीर चलाएगा तो शायद ही निशाने पे लगे, और अगर लग गया तो शायद तुक्का होगा। लेकिन वहीं अगर रोशनी है कमरे के अंदर, सामने टारगेट दिख रहा है, तो शायद एक मॉडरेट एवरेज धनुषधर भी उस निशाने को सटीक लगा देगा। तो रोशनी होने पे 99.99 चांसेस बढ़ जाएंगे टारगेट को हिट होने के। जबकि अंधेरे में आपकी एक्सपर्टीज, आपकी बाकी चीजें भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि टारगेट आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आज हमारी कोशिश है कि हम उस इनलाइटन को यहां पर लेके आए, वो लाइटिंग आपको मिले, सो दैट आपके टारगेट को प्रॉपरली आप हिट कर सके दोस्तों। और आज का जो सेशन है वो एक बहुत उम्दा ट्रेनिंग है। और ये वर्ल्ड के मतलब ये जो ट्रेनिंग है, दिस हैज बीन, ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये कोई हमारा इनोवेशन नहीं है, ये दुनिया की प्रूवन सेल्स की ट्रेनिंग है। एंड वो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करने में बड़ा प्राउड फील करता हूं। तो मैं आपकी अपनी स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पर मुझे 2 मिनट का आप टाइम दीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो उस फ्रेमवर्क के माध्यम से दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स जो लोग हैं, उन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए हैं। और आज वही मौका आपके और मेरे पास है कि हम उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझें कि क्या बेहतरी हमारे लिए बन सकती है, किस तरीके से हम एक उस फ्रेमवर्क को यूज करके अपना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देयर इज सम टेक्निकल इशू आई गेस।
तो दोस्तों यहां पर मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये टेक्निक, ये फ्रेमवर्क है स्पिन सेलिंग, जो नील रैकम नाम के टॉप एक बहुत बड़े सेल्स गुरु हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है। और उसके बेसिस पे स्पिन सेलिंग एक न्यू एंड स्मार्ट वे है सेल्स का। एक नए से तरीके से आप सेल्स कर सकते हैं, और उसमें अगर आपने स्पिन सेलिंग में महारत हासिल की तो डेफिनेटली आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स में काउंट हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप एक बड़े आयाम को हासिल कर सकते हैं सेल्स की दुनिया के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक इंडिविजुअल्स जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है वो टेक्निकली सेल्स के प्रोफेशन में है, और इवन इसके ऊपर नहीं भी काम कर रहा है तब भी वो टेक्निकली सेल्स के प्रोफेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, एवरी इंडिविजुअल इज सेलिंग। एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति सेल कर रहा है। अब सेलिंग की महारत के लिए आपको समझने की जरूरत है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सेल्स के आइकॉनिक लोग हैं, वो सेल नहीं करते बल्कि सॉल्व करते हैं। सेल करना बेचना है, एंड सॉल्व करना सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो आपकी सेल्स की रफ्तार, आपकी जो मैच्योरिटी जो होती है सेल्स की, उसमें बहुत बड़ा इजाफा होता है। अब यहां पर सेल्स को करने के लिए अगर हम बात करें तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीजें क्या हैं? सेल्स में कनेक्शन, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप सेल्स करने जाते हैं, जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं, तो 3CCC का ये फॉर्मूला आपके लिए हमेशा कारगर साबित होता है। और अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सुपरफिशियल लेवल पर काम कर रहे हैं, एंड वहां पर आपकी सेल्स का रेशियो जो है वो बहुत पॉजिटिवली टर्न अप नहीं करेगा। तो कनेक्शन मीन्स होता है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो सबसे पहले उसके साथ आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए। ट्रस्ट में ट्रूथ होता है। ट्रस्ट होता है जब आप पे व्यक्ति रिलाई करता है, जब वो आप पे विश्वास करता है। नाउ अगर आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, आपका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो सेल्स के बेशक आप प्रेजेंटेशन दें, सेल्स की मेच्योरिटी के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। अनुराग सर एक बहुत बेहतरीन बात कई कई पैनल्स पे बोल चुके हैं कि दो प्रकार के लोगों से लोग खरीदारी करते हैं, दैट इज जानकार और जानकार। जानकार का मतलब होता है जो व्यक्ति आपको जानता है, उस आप पे बिलीव करता है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, और जो आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड है, दैट इज जानकार। और दूसरा होता है जानकार जो होता है एक्सपर्ट, अपने फील्ड का एक्सपर्ट। तो जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले कनेक्शन जो प्लग उसके साथ करेगा, या तो वो जानकार आपको समझे, या तो वो आपको ये समझे कि आप एक एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, आप एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और अगर आप कुछ सुझाव दे रहे हैं तो बेहतरीन का होगा। एंड या फिर आप उसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन बना लें कि उसको ये लगे कि घर का ही आदमी है। सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स में हम लोग ऑलरेडी आपसे ये बात कर चुके हैं कि जब भी हम किसी के पास जाते हैं, इनिशियल सवालों में जब आपको पता चलता है वो व्यक्ति इलाहाबाद से है, तो एक कनेक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि आप ये बोल सकते हैं कि आपकी स्कूलिंग इलाहाबाद से हुई, बट सच्चाई होनी चाहिए आपकी बुआ जी यू नो इलाहाबाद से है, या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका घर इलाहाबाद में है। ऐसा कुछ भी, ऐसा कनेक्शन आप बना सकते हैं, वो जबरदस्ती का नहीं, उसके अंदर ट्रूथ होनी चाहिए। जब आदमी को लगता है कि मेरे शहर का है, तो एक बेहतरीन कनेक्शन वो ओपन अप होता है, वो उसकी खिड़कियां खुलती है, जहां पर आप अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट की जानकारी को इन कर सकते हैं। दूसरा मैंने लास्ट उसमें बताया था, ये रिव्यू एक्चुअली कन्विक्शन। आप किस कन्विक्शन के साथ बात कर रहे हैं? अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने प्लान को लेकर, अपने ऑफर को लेकर कन्विंस नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, तो अगेन ये होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले कनेक्शन बनाइए, चाहे वो एक्सपर्ट के तौर पे कनेक्शन बनाइए, या फिर जानकार के तौर पे कनेक्शन बनाइए। और दूसरा, कन्विक्शन होना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में कि आप जो बोल रहे हैं उस पर आप बिलीव करते हैं, आप जो बोल रहे हैं
उस पे आप 100% ट्रस्ट करते हैं, आप जो बोल रहे हैं उन बेनिफिट्स को आप इंजॉय कर रहे हैं, और ये कन्विक्शन के साथ, और आप 100% फेथ रखते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस प्लान के ऊपर, उस ऑफरिंग के ऊपर जो दे रहे हैं, तो ये कन्विक्शन। और दूसरा क्लैरिटी, अगर आप क्लैरिटी नहीं दे पाए, कितना अमाउंट लगेगा, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले समय में, और उसका एक्युमुलेशन कितना बड़ा हो सकता है, तो कनेक्शन, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी का समागम है सेल्स। मैक्सिमम लोग कनेक्शन नहीं बनाते। आपने पेपर उठाया और प्लान देना शुरू किया, आपको मालूम ही नहीं है कि वेयर अबाउट कहां से बंदा है, क्या करता है, एंड वहां पर वो आदमी आपसे रिलेट ही नहीं कर पा रहा, वो प्लग हुआ ही नहीं, और आप उसको बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते। तो इन तीन चीजों का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ट्रिपल सी कहीं भी नोट कर लो, एंड वो ट्रिपल सी है, पहले कनेक्शन बनना जरूरी है, कनेक्शन बनेगा तो प्लेटफॉर्म बनेगा, एंड देन कन्विक्शन देना जरूरी है कि आई बिलीव ऑन वॉट एवर आई एम ऑफरिंग, जो मैं ऑफर कर रहा हूं ना उस पर मैं दिल से बिलीव करता हूं, एंड देन क्लैरिटी उसको देना है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ के गोल्स को हासिल कर सकता है, इन प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप्स जो आप उसको बताएंगे, क्या बेनिफिट्स को मिलेंगे। नाउ मैक्सिमम लोग, हम और आप जाते हैं एज अ अपलाइन, एज अ लीडर, आप सामने वाले के घर में गए और आपने अपना लैपटॉप खोला और धर 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 भाई साहब बोलना शुरू कर दिया। उस आदमी के घर में कुछ रिलेशनशिप का इशू है, वो बार बार अपनी बीवी की तरफ देख रहा है, उसको अभी कुछ खबर आई है कि उसको कहीं जाना है, और वो आपको देख रहा है आप कब बंद करेंगे। आप धड़ 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 बता रहे हैं हमारा कंपनी इतना पुराना है, हमारा कंपनी का ये इकोसिस्टम है, उसको कोई कंसर्न नहीं है आपसे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एग्जैक्टली ऐसा करते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठा हो और आप शुरू हो जाते हैं धड़ 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 धड़। तो यहां पर एक बेहतरीन फ्रेमवर्क सजेस्ट करते हैं ऑथर, और वो कहते हैं डॉक्टर्स का मोड ऑफ ऑपरेंडी, डॉक्टर का काम करने का तरीका अगर हम सेल्स में अप्लाई करें तो बहुत बेहतरी के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डॉक्टर्स मोड ऑफ ऑपरेंडी, डॉक्टर्स मोड ऑफ ऑपरेंडी, डॉक्टर्स का काम करने का तरीका, डॉक्टर किस तरीके से ऑपरेट करता है अपने पेशेंट को। अगर कुछ मिलते जुलते तरीके हम अपनाना शुरू करें तो हम रिजल्ट्स को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अब कैसे? अब सोचिए कि आप और डॉक्टर्स, सेल्समैन, अब जब मैं सेल्समैन बोल रहा हूं ना तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बड़े खेतों के मालिक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिफेंस पर्सनल है। इफ यू आर इनटू दिस प्लेटफॉर्म यू आर अ सेल्स पर्सन। अगर आप यहां पर आ गए हैं आप सेल्समैन हैं, और अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन के अंदर है जैसे मैंने आपको बताया स्टिल यू आर अ सेल्समैन। डिफरेंस ये है कुछ लोग जागरूक हैं, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। नाउ डॉक्टर्स का मोड ऑफ ऑपरेंडी ये होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है हाउ आर यू, आइए बैठिए, एंड वो फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, क्या नाम है आपका, कहां से हैं, ऐसा भी शायद कुछ केसेस में पूछेगा, और फिर आपसे पूछेगा क्या दिक्कत है, आप बोलेंगे कि मेरे पेट में दर्द है, तो फिर पूछेगा क्या खाया था, कब से है, 2 दिन से है, क्या खाया था, ओके। फिर जब आप बोल रहे हैं तो वो नोट कर रहा है, एंड देन वो प्रिस्क्राइब करेगा। सबसे पहले वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है, आपके बारे में इंक्वायरी करता है, आप कितने साल की, एज कितनी है, ओके, पहले इस टाइप की इश्यूज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, बीपी तो हाई नहीं रहता, क्या खाया, और ये सारी चीजें, रात को नींद कैसी आई, बहुत सारी बेसिक इंक्वायरी। और इसको मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग जो यहाँ पर हैं, हम सभी न सभी के सभी किसी ना किसी पॉइंट पे डॉक्टर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा है, हमारा पाला पड़ा है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है। सेम तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और सेल्स के अंदर ये इनिशियल फेज बहुत जरूरी है इंक्वायरी करने का। दूसरा, डायग्नोज करता है। इंक्वायरी कर लिया उसने, उसको पता चल गया कि 4 दिन से उसका तबीयत खराब है, 4 दिन से पेट में दर्द है, लेकिन बावजूद इसके वो सीधा जाके इंजेक्शन नहीं लगाएगा। फिर उसको बोलेगा ठीक है,
ये मेडिसिन आप ले लें और साथ में ये टेस्ट कर लें। दैट इज सेकेंड फेज, डायग्नोस कर रहा है, डायग्नोस करेगा एंड उस रिपोर्ट के आधार पे फिर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। अब जस्ट विजुलाइज कीजिएगा, ये कुछ लोगों को एक बहुत जनरल सा एग्जांपल लग रहा होगा, लेकिन आप विजुलाइज कीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए और उसने ना आओ देखा ना ताओ और सीधा आप पे इंजेक्शन लगा दिया, ना आओ देखा ना ताओ और बहुत सारी टैबलेट्स आपको दे दी, ना आओ देखा ना ताओ और सीधा बोला चलो इनको ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। वो क्या करता है, पहले इंक्वायरी करता है, सीरियसनेस चेक करने के लिए डायग्नोस करता है। अगर मामला सीरियस है तो हो सकता है ओटी, ऑपरेशन थिएटर की तरफ भी मूव करना पड़े, ऑपरेशन भी करना पड़े। और अगर बहुत सीरियस मसला नहीं है तो छोटे मोटे दवाई और इंजेक्शन से भी काम चल सकता है। और फिर 3 दिन की दवाई देने के बाद फिर बोलता है तीसरे दिन फिर आप आइएगा। अब सेम धंधे के अंदर हम हैं। डॉक्टर्स में और हमारे में डिफरेंस क्या है कि डॉक्टर एक है, जो उसके पेशेंट हैं वो अलग अलग आते हैं और इसलिए उसको हर बार इंक्वायरी करनी पड़ती है। हर आदमी के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं एंड जो बेसिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, लेकिन हर बार वो इसी इसी पैटर्न पे काम करता है। सोचिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। एक बड़ा आदमी है जो मे बी बहुत सेटल्ड है अपनी लाइफ के अंदर, हम उसको 10,000 रुपए महीने का अगर आप उसको प्लान दे रहे हैं, 10,000 रुपए महीने की उसकी इनकम की बात कर रहे हैं, तो आपने उस सेल को मेच्योर होने से पहले ही खत्म कर दिया। एक आदमी है जो बेचारा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है और आप उससे बोल रहे हैं करोड़ों की बात कर रहे हैं, फरारी की बात कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, बड़े बैंगलो की बात कर रहे हैं, आइलैंड की बात कर रहे हैं। आपने खत्म कर दिया अपनी सेल को। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आदमी को फीवर है या सीरियस कैंसर है। अगर फीवर है तो मेडिसिन से, छुटर पुटर मेडिसिन से काम चल जाएगा, और अगर कुछ सीरियस हेल्थ का चैलेंज है तो लंबी डायग्नोस के बाद, लंबे ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है ऑपरेट भी करना पड़े, डिपेंड अपॉन किस टाइप का आपका पेशेंट है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमें ये रवैये पे हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहले इंक्वायरी करना, देन डायग्नोस करना एंड देन ट्रीटमेंट करना। और यहां पर जो हमारे जो बुक के ऑथर हैं वो सजेस्ट करते हैं एक फॉर्मूला, एंड दैट इज स्पिन सेलिंग। स्पिन सेलिंग, स्पिन सेलिंग। आपने स्पिन सुना होगा, जो स्पिन बॉलिंग होती है, स्पिन सेलिंग। ये स्पिन सेलिंग बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत ही उम्दा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। ये क्या है, 360 की एक बुक, 360 पेजेस की एक बुक को केवल इस बात के लिए बनाया गया है कि आपके पास राइट काइंड ऑफ इंक्वायरी क्या होनी चाहिए फर्स्ट फेज के लिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए ताकि आपका क्लाइंट, आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर, आपका प्रॉस्पेक्ट हां भरे काम करने के लिए। देखिए, आपको प्यास लगा, कहीं आप जा रहे हैं, आपको प्यास लगी, आप गए, आपको मालूम है आपकी नीड है, बिकॉज यू आर फीलिंग थर्स्टी। आप गाड़ी से उतरे, सामने एक छोटे से पान के खोखे का, आपने बोला एक 20 रुपए का पानी का बोतल दो। क्यों? बिकॉज यू आर अवेयर कि मुझे प्यास लग रही है। आपको भूख लगी, बोला यार कहीं नजदीक कोई ढाबा देखो खाना खाने के लिए, आपने वाइफ को बोला खाना लगाओ मेरे को भूख लगा है। आपकी नीड जब छोटी होती है तो आप अवेयर होते हैं। ध्यान से सुनना, आपकी या आपके प्रोस्पेक्ट को जब भूख लगती है तो वो खाना मांगता है, कोई इफ एंड बट उसमें नहीं है। उसको प्यास लगती है, वो पानी मांगता है, चाहे वो कहीं भी दुनिया के कोने में हो, उसमें कोई इफ बट नहीं है। उसको शादी में जाना है, उसको पता है नए कपड़े चाहिए, उसको नीड मालूम है। लेकिन कुछ केसेस में जहां पर जरूरतें बड़ी होती हैं, वहां पर प्रोस्पेक्ट को पता ही नहीं होता है कि वास्तव में उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। छोटी नीड्स हमें इंस्टेंट पता होता है और उसके जस्टिफिकेशंस के लिए हम जाके पानी पीते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम थर्स्टी फील कर रहे हैं, हम हंगर फील कर रहे हैं, और हमें तुरंत उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें पता ही हमारी नीड है। और अगर आप प्यासे हैं और आपको पानी की जरूरत है तो आपको
इवन महंगा भी पानी मिल रहा होगा ना, आप सोचेंगे नहीं, आपको 20 रुपए की बोतल 50 रुपए की मिल रही होगी और आप थर्स्टी हैं, आपको कोई चॉइस नहीं है, यू विल से यस आई नीड इट, आई रिक्वायर इट, लो भैया 100 की 20 की बजाय 100 रुपए ले लो, बिकॉज आपको नीड है और आपको पता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि बड़ी जरूरतें कुछ ऐसी होती हैं कि आदमी को होती हैं और उसको मालूम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जिस माहौल में, जिस लाइफस्टाइल में जी रहा है, उस लाइफस्टाइल में इतना जी चुका होता है, उसको पता ही नहीं होता इससे बाहर भी मेरे पास कोई चॉइस है। तो ऐसे में छोटी जरूरतों को तो पता चल जाता है, बड़ी जरूरतों को पता बताना पड़ता है उसको कि ये तेरी रिक्वायरमेंट है, ये तेरी रिक्वायरमेंट है, ये बताना पड़ता है प्रोस्पेक्ट को। अदरवाइज वो सुबह टिफिन उठाता है, 9 बजे निकलता है और शाम को 6 बजे घर आता है, 9 बजे, 9 से 6, 9 से 6, 9 से 6, 9 से 6, और ऐसे कब से कर रहा है? 20 साल से। उसको क्या लगता है कि इसके अलावा कोई लाइफ है ही नहीं, क्योंकि सामने वाले गुप्ता जी, पड़ोस वाले वर्मा जी, ऊपर बाजू वाले शर्मा जी, एंड पीछे वाली विनीता जी, अनीता जी, सुनीता जी, ये सभी के सभी इसी पैटर्न में हैं। वो भी अपनी ड्यूटी जाते हैं, घर आते हैं, ड्यूटी जाते हैं, घर आते हैं, शाम को पार्क में मिलते हैं ना। इनको पता ही नहीं है कि लाइफ में और भी कुछ चाहिए। प्यास लगने पे पानी चाहिए मालूम है, लेकिन अभी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव चाहिए, उसके लिए मालूम ही नहीं है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप स्पिन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप उनके अंदर उन भावनाओं को उजागर करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली ऐसे जैसे एक आदमी को प्यास लगी है और उसको मालूम ही नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि छोटी रिक्वायरमेंट है, और आप उसको बताते हैं कि आपके ओंठ सूख रहे हैं, आप डिहाइड्रेटेड हैं, और सारा कुछ बताने के बाद आप उसके अंदर प्यास जगाते हैं, एंड देन वो बोलता है मुझे पानी चाहिए। तो स्पिन का जो फॉर्मूला है वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है। आपने एक किताब पढ़ी होगी, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। कुछ मिलता जुलता ऐसा ही है, लेकिन ये बहुत ही फिल्टर वर्जन है। तो ये कहते हैं कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, ध्यान से सुनिएगा, तो सवाल उसको कुरेदते हैं और उसके कुछ थॉट पॉपअप होते हैं, उसके कुछ विचार उजागर होते हैं जो अभी तक नहीं थे। जब आप सवाल पूछते हैं तो सवाल विचारों की उत्पत्ति करता है। जब आप सवाल पूछते हैं अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से, तो उसके अंदर कुछ थॉट्स जनरेट होते हैं, एंड ये थॉट उसको बोलते हैं कि उसकी जरूरत है। वो विचार विमर्श करता है कि उसको जरूरत है, एंड ये जरूरत उसको डिसीजन की तरफ लेके जाती है। नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्वेश्चन, थॉट, नीड्स एंड डिसीजन। जब आप सवाल पूछते हैं तो कुछ विचार जनरेट होते हैं, जब विचार जनरेट होंगे तो वो उसको डिसीजन पे लेके जाएंगे। डिसीजन हाँ या ना में कुछ भी हो सकता है, डिसीजन का कोई वो नहीं है, हम ये नहीं करें कि हाँ ही करेगा, वो ना भी कर सकता है। उजाले में जब आपने तीर मारा तो हो सकता है कि आपकी काबिलियत उस लेवल की नहीं कि उस सटीक तीर लगे, लेकिन पॉसिबिलिटी उजाले में अधिक हो जाती है तीर लगने की, अंधेरे के कंपैरिजन में। अंधेरे में आप सटीक होने के बावजूद भी 99.999% चांसेस आपके फेल होने के हैं, और उजाले में वही पॉसिबिलिटी कई गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ जाती है। 90% पॉसिबिलिटी है कि आप उस टारगेट को हिट कर पाए। तो ऑथर यहां पे एक फॉर्मूला देते हैं, वो फॉर्मूला है स्पिन सेलिंग। स्पिन बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालों का समूह है, और ये समूह कैटेगराइज किया गया है क्योंकि आज की डेट में क्लाइंट बहुत 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 ज्यादा अवेयर हो गया है। क्लाइंट के पास डेटा अनगिनत है, क्लाइंट के पास नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं। क्लाइंट के पास जितना, ये कहते हैं ना कि 30 साल में इंटरनेट के ऊपर जितना डेटा अपलोड हुआ, उतना डेटा आज की डेट में एक दिन में पिक्चर के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में, और बहुत सारी चीजों के फॉर्म में आपके पास 30 साल का डेटा एक दिन के अंदर अपलोड हो रहा है इंटरनेट के ऊपर आज की डेट में।
और हम सभी के पास स्मार्टफोन है, वी आर स्क्रोलिंग ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फोन तो मतलब रोटी कपड़ा और मकान के साथ फोन इज अ नेसेसिटी टुडे, और वो भी स्मार्टफोन। ऑल द टाइम यू आर कैरिंग योर फोन। आप अपना वॉलेट भूल सकते हैं, फोन नहीं भूलेंगे। आप अपना लैपटॉप भूल सकते हैं, फोन नहीं भूल सकते। मतलब फोन इज लाइक इंटरकनेक्टेड विद योर लाइफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज का जो क्लाइंट है, आज का जो कंज्यूमर है, आज का जो प्रोस्पेक्ट आपका है, वो कंपैरेटिवली 10 साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा समझदार, अवेयर, ज्ञानी और कंफ्यूज हो चुका है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये इंफॉर्मेशन कई बार तो अच्छी होती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या चीजें आपको सर्व कर रही हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें आप सुन रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो कितनी सटीक, सॉलिड या फिर रेलिवेंट हैं। तो ऐसे में ऑथर कहते हैं कि भैया आपको कुछ सवाल ऐसे पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को फोर्स करते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए और फोर्सफुली, चाहे वो सेलिंग की बात हो या फिर हमारे कॉन्सेप्ट की बात हो, जब हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर एक मेंटल लेवल पे डिफेंस का मैकेनिज्म होता है। अगर आपको कोई उठा के गाड़ी में बिठा, आपको कहीं जाना है, ए से बी जगह जाना है, और आप वेट कर रहे हैं स्टैंड पे, और आप कल मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यार इस सुनी रोड पे कोई प्लीज कोई गाड़ी मुझे मिल जाए, प्लीज कोई गाड़ी मुझे मिल जाए, कोई सवारी मुझे, मतलब कोई ऐसी कोई मुझे लिफ्ट दे दे, क्योंकि रोड पे कोई है नहीं, और यहाँ स्टैंड पे मैं खड़ा हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हे भगवान मुझे यहां से लिफ्ट मिल जाए मेरे ए डेस्टिनेशन से डी बी डेस्टिनेशन जाने के लिए। तभी एक गाड़ी आती है और एक आदमी उतरता है और आपको जबरदस्ती अंदर खींचता है गाड़ी के अंदर। अब क्या होगा? आप जाना तो चाहते हैं लेकिन जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका डिफेंस का मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो जाएगा। वो बोलेगा भैया तेरे को किडनैप तो नहीं कर रहे हैं। सेम चीज, अब जाना चाहता था मैं, ए से बी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता था, वेट भी कर रहा था, काश कोई गाड़ी मेरे को मिल जाए, कोई पिकअप मुझे मिल जाए, कोई लिफ्ट मुझे मिल जाए। तभी एक गाड़ी आती है बड़ी सस्पिशियस सी और मुझे पकड़ के अंदर डालती है, तो मैं पूरी तरीके से चीखना चिल्लाना शुरू कर सकता हूं, उनसे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश करूंगा, जबकि जाना चाहता हूं। यही काम होता है क्लाइंट के साथ, सेम साइकोलॉजी। जब आप उसको जबरदस्ती पुश करने की कोशिश करते हैं, तो उस पुशिंग में वो डिफेंसिव हो जाता है। जब आप उसको एग्रेशन के साथ फॉलो करते हैं, जब आप उसको बार बार बोलते हैं, जब आप उसको बोलते हैं कि भाई ये मतलब किसी भी तरीके से आप उसको प्रेशराइज करते हैं, वो डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला कहता है कि आपको क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। इतना कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल कि वो खुद कहे कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, खुद कहे कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड उसके लिए आपको ये स्पिन का फ्रेमवर्क यूज करना मैंडेटरी है। जो एक्सपर्ट लोग हैं, 83 से लिखी गई ये बुक आज तक रेलिवेंट है स्पिन सेलिंग के नाम से। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं 4 कैटेगरी में आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। द फर्स्ट कैटेगरी इज सिचुएशन। पहली कैटेगरी सिचुएशनल क्वेश्चन। सिचुएशनल क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन यानी वो उसका वर्तमान को लेकर, वो कहां पर स्टैंड करता है उसको लेकर क्वेश्चन। दूसरा, उस वर्तमान की स्थिति की वजह से उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, भविष्य की प्रॉब्लम्स, भविष्य में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस होने चाहिए और वो सटीक होने चाहिए। तीसरा, अगर ये प्रॉब्लम बनी उसकी लाइफ में तो इंप्लीकेशंस क्या होगा, इंप्लीकेशन मतलब उसका असर क्या होगा। अब एक इस चीज को, एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंड अगर उसकी इन जरूरतों को, इन सारी समस्याओं का मैं समाधान कर दूं, तो जब आप सवाल पूछते हैं उसके वर्तमान से और वो आपको जवाब देता है, तो आप उससे उसकी समस्याएं पूछते हैं, उसका जवाब देता है, और फिर आप उसको विजुलाइज कराते हैं कि इन समस्याओं की वजह से उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन और क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और फिर अब जब वो इस उसमें आ जाता है कि यहां यार बात तो सही कह रहा है, तब
आप उसको देते हैं एक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है आपका प्लान, वो सॉल्यूशन है वो चीज जो आपको, वो सॉल्यूशन है जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑफरिंग के माध्यम से, अपनी चीजों के माध्यम से। तो इस तरीके से इन चार चीजों के ऊपर, इन चार कैटेगरी से क्वेश्चंस के ऊपर आज के ये बातें होंगी। और यहां पर मैं लेके चल रहा हूं आपको सबसे पहले सिचुएशनल क्वेश्चन। अब सिचुएशनल क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों पूछने से सिचुएशनल क्वेश्चंस? जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आप क्लोज नहीं कर सकते हैं। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप क्लोज इन नहीं हो सकते हैं। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप बेहतरीन रिलेशनशिप पे नहीं आ सकते हैं, तब तक आप उसके साथ एक बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और जब तक बॉन्ड नहीं क्रिएट किया तब तक सेल्स की होने की पॉसिबिलिटीज कम है। एंड इसलिए सिचुएशनल क्वेश्चंस बनते हैं जो उसकी वर्तमान स्थिति को अंडरस्टैंड कराते हैं आपको, यानी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका करंट सेटअप क्या है। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल इंस्पेक्टर सिंघम की तरीके से पहुंच जाएं और पूछें हाँ जी ये सवाल है, धड़ 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 सीबीआई और सीडीआई की तरह इंक्वायरी नहीं करनी है। यहां पर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला कितना कंफर्टेबल है आपको जवाब देने के लिए। अब फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, जिन्होंने नहीं सुना दोबारा सुनिए। जब छोटी जरूरत होती है तो हमें अवेयरनेस होती है। जब छोटी जरूरत होती है हमें अवेयरनेस होती है, प्यास लगी, पानी चाहिए, खाना चाहिए, भूख लगने पे, या बाकी नेसेसिटीज को, आपको छोटी जरूरतें इंस्टेंट रिक्वायर्ड होती हैं और तुरंत आप उसको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कई बार बड़ी जरूरतें हमारे प्रैक्टिस, हमारे हैबिचुअल्स चीजों के अंदर दब चुकी होती हैं और उसके लिए आपको अवगत कराने की जरूरत पड़ती है। और जब आप एज अ कंसल्टेंट, as a entrepreneur, as a businessman, as a salesperson, as a मिथेरियन किसी को अप्रोच करते हैं तो आप कुरेदते हैं और पता करते हैं कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है। अभी आपका प्रोस्पेक्ट को मालूम ही नहीं है उसको चाहिए लाइफ में क्या। तो जब आप उसको ये बताते हैं, और उसके लिए सबसे पहले सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं। तो मैंने यहां पर आपको आपको कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस यहां पे रखे हैं। मे बी आपके अपने सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू करंटली इन्वॉल्व इन? आप किस प्रकार का काम करते हैं? अभी हिंदी वाला अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं क्योंकि मेरे को फॉन्ट नहीं थे हिंदी के तो मैंने इंग्लिश को ही यूज किया है। लेकिन जो लोग हिंदी को ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, लिखना चाहें, तो आप उनसे उनके व्यवसाय के और उनके वर्तमान काम के बारे में पूछ सकते हैं। और ये कोई इंक्वायरी नहीं है, आप किससे मिले, आपने सर, आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई साहब तो आप क्या करते हैं? उसने बोला टीचिंग में। अरे वाह, ग्रेट प्रोफेशन, बहुत बेहतरीन। आपने अप्रिशिएट करना है जिस धंधे, वो बोलता है कि मेरा छोटा सा चाय का दुकान है भाई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, अपना काम तो अपना ही होता है सर। चाय का दुकान क्या है, ये तो आजकल देखिए चाय वाले कहाँ कहाँ पहुंच गए, यू नो डॉली चाय वाले से लेकर और प्रधानमंत्री मोदी तक, आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो मतलब आपने वट एवर प्रोफेशन, जो भी वो बोले आपको, मैं किसानी करता हूं, अरे बाबा किसान तो अन्नदाता होते हैं सर। मतलब दे आर द पीपल जिन जो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। तो मतलब जो भी प्रोफेशन वो बता रहा है आपको, जो भी प्रोफेशन वो आपको बता रहा है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। इफ ही इज अ टीचर, ही इज अ नेशनल बिल्डर। वो एक हाउसवाइफ है तो वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बिकॉज शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन इन द फैमिली। तो आपका कोई बोलता नहीं नहीं सर मैं तो मतलब बस समाज सेवा में लगा हूं सर, कोई काम होता नहीं है। तो आपने उसको भी अप्रिशिएट करना है कि सर समाज के इन पहलुओं को दिखाना, और ये मतलब ये बड़ी बात है सर, मतलब आप जैसे लोग बहुत ही कम रह गए हैं। तो इस तरीके से मतलब आपने उनके प्रोफेशन को अप्रिशिएट करना है। दूसरा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट? कितने समय से हैं? तो आप टीचिंग कितने टाइम से कर रहे हैं सर? एक आदमी ने बोला मैं टीचर हूं। अरे वाह सर, आप तो मतलब राष्ट्र निर्माता, मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन है सर, राष्ट्र निर्माण में आप ही के हाथ में सब कुछ है। और कितना कितना समय हो गया सर, आप तो अभी कितना समय से टीचिंग में है? उसने बताया। एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन होना चाहिए, इंटरोगेटिंग नहीं। इंटरोगेटिंग पुलिस वाले के माफिक नहीं पूछना है, एक फैमिली क्वेश्चंस, फैमिली। दूसरा,
आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट, विद योर करंट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी देयर? तो मतलब सर जो इनकम आप बना रहे हैं काफी होगी मेरे हिसाब से, तो काफी इनकम आप बनाते होंगे इसमें, तो टीचिंग में तो बहुत मोटा आजकल 2 5 10 लाख रुपए का सैलरी है। मतलब कुछ ऐसा बोलना है ताकि वो अपनी इनकम बता रहे, नहीं सर इतना नहीं है। मतलब ये सवाल को आप अपने हिसाब से पूछ सकते हैं ताकि आपको उसकी इनकम का जायजा हो सके कि वो कितना पैसा बना रहा है। अब उसको किसी तरीके से आप बोल सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं सर, लाखों की सैलरी आजकल टीचिंग के अंदर है, समाज सेवा में तो बड़ा डोनेशन आता है सर, इस तरीके से कुछ भी आप बोल सकते हैं। और उसमें बोलिए कि तो आगे प्रमोशन के क्या चांसेस वहां पर है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कब तक हेडमास्टर या फिर जो भी प्रमोशन के ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पर जानने का जायजा लेने की कोशिश करनी है आपने। एंड देन फाइनली, डू यू हैव एनी साइड इनकम सोर्स अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड बिजनेस? क्या आपके पास कुछ ऐसा जरिया है जहां से आपको और इनकम आती हो इस जॉब के अलावा? सर कोई और भी कुछ है, कुछ और भी करते हैं? जैसे हम लोग इनकम टैक्स में फाइल करते हैं तो सैलरी के अलावा लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ऐसा कोई है? तो जब आपको वो ये सवालों के जवाब देता है, और ये सवालों के जवाब मैं फिर अगेन ही बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं 4 ही सवाल पूछने हैं, ऐसा नहीं कि वो बंदा इरिटेट कर रहा है और वो बोल रहा है कि आप क्या सीबीआई से हैं भाई साहब, और आप बोल रहे हैं नहीं एक सवाल और बच गया, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब एक दो सवाल कोई भी, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए उस व्यक्ति के बारे में। मेरी मेरी बात मुझे लगता है आप तक पहुंच रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशनल क्वेश्चन उसकी वर्तमान परिस्थिति को जानने का जरिया है। 4 क्वेश्चन की बजाय 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन की बजाय 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या सिंगल एक क्वेश्चन में भी आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, ताकि वो कंफर्टेबल हो और एक कनेक्शन आपके बीच में बने। ये तब की बात है जब आप उसके घर में गए और वो शुरुआती दौर में चाय पानी का दौर चल रहा है, अभी आपने प्लान नहीं दिखाया। अब दूसरा ऑथर बोलता है कि प्रॉब्लम क्वेश्चंस। वो आदमी ने बोला नहीं सर कहाँ इतना सर, टीचिंग में हम लोग हैं, लेकिन टीचिंग में तो सर क्या है ना कि हम लोगों को अभी एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, ज्यादा सैलरी अभी है नहीं, कच्चे में है, ऐसा भी होता है ना। अभी जो है ये बिजनेसमैन बोलता है अरे सर कंपटीशन बहुत बढ़ गया साहब, पहले था आज से 5 साल पहले तो इनकम ठीक था, अभी इतना कंपटीशन हो गया, प्रशासन के अधिकारियों को भी देना पड़ता है, दुकान को और वेंडर के साथ भी पेमेंट आता नहीं है, तो फंसा हो रहता है, मतलब करोड़ों रुपए तो ऐसी लूप में चल रहे हैं, और जो इनकम है वो इतनी बड़ी नहीं है। और फिर क्या होता है, कोई वेंडर भाग जाता है, कभी कुछ तो डेड मनी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर है। मतलब डिपेंड अपॉन ये किसका है। एक आदमी है जो डिफेंस का पर्सनल बोलता है ये सर सैलरी तो है लेकिन मतलब ड्यूटी, फैमिली से दूर हूं, ये सारी चीजें उसने मतलब बोला। अब प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या होता है, आप अपने लेवल पे देखिए कि ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है इसकी जगह अगर मैं होता तो क्या समस्याएं हो सकती थी। इस व्यक्ति के जगह अगर मैं होता तो मेरे साथ क्या दिक्कतें पेश आ सकती थी, क्या पेन पॉइंट, वो कौन सी नब्ज है जो मैं मतलब महसूस कर सकूं, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो इस दौर में अगर मैं होता तो मेरे को आ सकते थे। ये आपने अपनी बुद्धि को यूज करना है, एंड वहां पे प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछने हैं, एंड वहां पर आपने बोलना है इसमें मतलब आपको उस पेन पॉइंट को फाइंड करना है और उसकी प्रॉब्लम को क्लियरली वो खुद बोले। कैसे, यहां पर चंद सवाल, क्या क्वेश्चंस होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, क्या आपको लगता है सर कि जो आज आपकी इनकम है, अच्छा ये ईगो पे भी ले जा सकते हैं, ध्यान रखना। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं स्लाइटली, जैसे जैसे आप पहली दूसरी चौथी पांचवी मीटिंग में जाएंगे ना, आप फ्रेंडली होते चले जाएंगे, तब आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी तक आप जाते हैं, पेपर खोलते हैं, धड़ 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 प्लान देते हैं, कोई डायग्नोस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, सीधा ऑपरेशन कर देते हैं। अब ऑपरेशन करने के बाद आदमी बोलता है सर हमको तो बुखार ही था, हमारा तो दायां हाथ में दर्द हो रहा था, आपने बाएं हाथ का ऑपरेशन कर दिया। तो ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस आपको पहली बात तो उसकी सिचुएशन आपको पता चल गई। अब अगली बार, अब दूसरा जो दौर आ गया, अभी उसको नहीं पता चल रहा, ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब सेकंड फेज में आप आ चुके हैं। वो सेकंड फेज क्या है, डू यू फील, सर आपको लगता है कि जो आपकी करंट जॉब है ये आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है? मतलब ये काफी है, मतलब ये पैसा, क्योंकि आपकी अब ये भी पूछ सकते हैं बच्चे कितने हैं, क्योंकि जब बच्चे आज की डेट में सबसे बड़ी एसेट जो है वो फैमिली में बच्चे होते हैं। आज की डेट में बहुत बड़ा बजट होता है जो बच्चों के एजुकेशन पे जाता है, बहुत बड़ा बजट होता है जो बच्चों की लाइफस्टाइल और
बाकी चीजों में जाता है। आप देखेंगे एजुकेशनल लोन, जो पेरेंट्स यहाँ पे होंगे और जिनके बच्चे बड़े हैं, एजुकेशनल लोन के हिसाब से वो अंडरस्टैंड करते होंगे चीजों को। तो आप ये मुझसे पूछिए कि आपको लगता है कि जो आप आज इनकम कर रहे हैं, ये अगले 4-5 साल तक आपको कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाली है? उनसे पूछिए कि क्या आपका, डज योर वर्क अलाउ यू इनफ टाइम फॉर द फैमिली एंड पर्सनल गोल? सर आपका जो ये है, जो आपका जॉब है, ये जो आपका बिजनेस है, मैं आपको बताऊं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा तो बना रहे हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को दुकान बंद करते हैं। इवन दिवाली वाले दिन भी 11 बजे रात तक उन्होंने दुकान खोल रखी थी। नो फेस्टिवल, नो हॉलीडे, नथिंग। पैसा तो है लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं है। वो बीबी पूछते, वो तो पैसा चाहिए, बता, मैं नहीं हूं। तो यहां पर डज योर वर्क अलाउ यू इनफ टाइम फॉर योर फैमिली और पर्सनल गोल? आप अपने पर्सनल गोल के लिए, अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आप टाइम निकाल पाते हैं सर? फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं? आप इसको ऐसे, आप तो बड़े बिजी रहते होंगे सर फिर तो, जिस हिसाब से आप धंधे की बात कर रहे हो, तो फैमिली और बच्चों के लिए टाइम निकाल पाते हैं ऐसे? मतलब हंसी मजाक के हिसाब से, ऐसा इंटरोगेटिंग नहीं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं आप फाइल लेके बोला हाँ ये दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, मतलब इंटरोगेटिंग नहीं, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से। सर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सर, उस हिसाब से तो फिर घूमने फिरने का और रिश्तेदारी में जाने का भी मौका नहीं मिलता होगा। बच्चों को कैसे टाइम देते हैं? तो ये प्रॉब्लम वो खुद आपको बताएगा, आप नहीं बताएंगे, खुद आपको वो प्रॉब्लम बताएगा। हैव यू एवर थॉट दैट योर एफर्ट डिजर्व मोर रिवॉर्ड देन यू आर गेटिंग? सर आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से आपकी काबिलियत है, जिस हिसाब से आपका पर्सनैलिटी है, जिस हिसाब से आपका एजुकेशन है, जिस हिसाब से आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपको जितना मिल रहा है वो कम है, नाकाफी है? आप और ज्यादा डिजर्व करते थे। अच्छा, हर एक आदमी को दुनिया के अंदर ये लगता है कि जो मुझे मिल रहा है मेरी काबिलियत के हिसाब से कम है, मुझे और ज्यादा मिलना चाहिए, जो पे आउट मिल रहा है उससे बड़ा पे आउट मिलना चाहिए, जो सैलरी मिल रही है उसमें हमेशा इजाफा होना चाहिए। वो बोलेगा ऑफ कोर्स बहुत कम है सर, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, सैलरी भी कुछ नहीं है, पर्क्स भी कुछ नहीं है, हॉलीडे भी नहीं है। ये सब वो कौन बोल रहा है? ये अपने आप बोल रहा है। आप चाय की चुस्की ले रहे हैं। जनरली ऐसा होता है, हमारे पास ये सेटअप होता है, और आप चाय की चुस्की लेते लेते ये बात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही हैं। एक तो वो आदमी अब आपको हार्ड कोर सेल्स पर्सन नहीं समझ रहा है, वो आपसे धीरे 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 नजदीक हो रहा है, आपकी कनेक्टिविटी बन रही है, आपका कनेक्शन बन रहा है। अब आपने अगला सवाल उससे पूछा कि आपका जो जिस रास्ते जो काम अभी आप कर रहे हैं सर, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने सर, ऐसा बोल सकते हैं, एक बात पूछूं, अगर आप परमिशन देते हो, बुरा ना माने, ये इस टाइप से, मतलब ताकि आप उसको कंफर्टेबल फील कर सकें। सर एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पूछे हाँ जी। तो सर आप जिस तरीके से, आपको क्या लगता है कि जो जिस जॉब में आप हैं, जिस नौकरी में, दुकानदारी में आप हैं, लंबे समय में आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो वो क्या बोलने वाला है? डेफिनेटली बोलेगा अरे नहीं गुरुजी, गुजारा हो रहा है, बस मुश्किल है इसमें। अब आपने उसकी प्रॉब्लम से उसको वाकिफ करा दिया। अभी उसको नीड नहीं मालूम थी, अब उसको ये पता चल रहा है, हाँ बोल तो ठीक रहा है। मैं अभी यार लास्ट लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एक एक्सेल सीट पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आई ओपनिंग हो सकती है किसी व्यक्ति को, उसको मालूम ही नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट है। अब आपने उसकी प्रॉब्लम को उजागर किया, प्रॉब्लम को कुरेदा, उसको एहसास हुआ कि हाँ यार प्रॉब्लम तो ठीक कह रहा है ये। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस। इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं कि इसका असर क्या होगा अगर वो 10 साल तक यही काम करता रहा, तो 10 साल बाद के नतीजे क्या आने वाले हैं। अगर वो केवल दुकान में लगा रहा, अगर वो जिस तरीके बोलता जी मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ, प्राउडली बोलता है, बोलता मैं दिन में ट्रैवलिंग, दिन में काम करता हूँ, रात को ट्रैवलिंग करता हूँ, दिन में काम कर रहा हूँ, रात को ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो सेहत कहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रही है और उसके क्या असर होंगे डाउन द लाइन, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद। ये इंप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, और ये इंप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस को फील कराता है कि वो मेक बायर फील द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो समस्याएं उसकी लाइफ में हैं, उनका असर क्या होने वाला है, इसका एहसास उसको इन क्वेश्चंस के माध्यम से होगा। एंड फिर वो पेन को महसूस करने लग जाएगा। अभी तक उसको लग रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो दर्द को महसूस करेगा, हाँ यार ये बात तो सही है।
आप उसको बोल रहे हैं कि आपकी बिटिया आज 5 साल की है, 10 साल बाद वो 15 साल की हो जाएगी, 12th करेगी, 12th के बाद जब वो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहेगी, तब आपके पास कितना पैसा होने वाला है जिस हालात में आज आप हैं। आज आपका बेटा 10 साल का है, आज से 10 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा और उसको हायर स्टडीज के लिए यूएसए भेजना है या कहीं बाहर भेजना है, तब इतना खर्चा होगा। तो क्या आपके पास ऐसे कुछ है? अब वो समझने लग गया इम्प्लीकेशंस। अब उसको महसूस होता है कि हाँ, ये बातें जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछे हैं, ये मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर का काम है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग दिस? अब अगर इसको फिक्स किया जाए तो इसकी कीमत क्या हो सकती है? मतलब अगर ये जो समस्याएं आपकी हैं इनका समाधान मिल जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या कॉस्ट है उसको फिक्स अप करने की? तो इम्प्लीकेशन क्वेश्चन क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसमें इसका पर्पस क्या है? अर्जेंसी बनाना और इमोशनल कनेक्शन बनाना, ताकि वो उस खड्डे से बाहर निकलने की सोचे जहां पर वो अभी तक लंबे समय तक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सेल करते हैं, उस सेल्स के अंदर अगर इमोशनल कनेक्शन है, खासतौर पे इंडियंस के लिए, हम बोलते हैं ना हमारा परिवार, बोले तो परिवार के लिए कुछ भी कर डालेगा, ऐसे बोलते हैं, कुछ भी कर डालेगा। जब आप उनको दिखाते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं और यही आप करते रहे, तो आप जो काम कर रहे हैं शायद आपके बच्चे भी उसी काम तक पहुंच पाए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी शायद इन्हीं स्ट्रगल्स को फेस करे। तो ऐसे में इम्प्लीकेशंस क्वेश्चंस हैं जो उस असर को दिखाएंगे। सबसे पहला, अगर आज आप नहीं बदलते हैं, आज अपने धंधे को ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब पार्ट टाइम कुछ और नहीं शुरू करते हैं, तो हाउ विल इट इफेक्ट योर फ्यूचर इन 3 to 5 years? अगर आप बिना छुट्टी के रोज काम करते हैं, 3 से 5 साल बाद क्या होगा? आपका शुगर, आपका बीपी, आपके दूसरी बीमारियों के चांसेस हो जाएंगे। अगर आप 5 साल तक ये काम करते रहे और 5 साल बाद आपकी बिटिया बड़ी होने वाली है, उसकी शादी होनी है, तो क्या 5 साल में जो आप अर्निंग करेंगे वो इतनी कैपेसिटी में हो जाएगी कि आप बिना कर्जा लिए अपनी बेटी की शादी कर पाए या फिर उनकी हायर स्टडीज के लिए एक्युमुलेशंस कर पाए पैसे का? तो यहां पर आपने उसको वो एहसास दिलाना है। सर, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जो सेविंग आप कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि आप बहुत अच्छा अमाउंट कमा रहे होंगे, लेकिन क्या वो इनफ है आपके बच्चों की स्टडीज के लिए? आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जरूरतों के हिसाब से लोग जीते हैं, जरूरतों के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। इच्छाएं बहुत कुछ है, लेकिन जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, और वो जरूरतों को पूरा करते करते एक टाइम आता है कि जब आपकी जरूरत ऊपर होती है, ऊपर से बुलावा आ जाता है। तो 90% लोग इंडिया के अंदर, 90% भी मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा ही होंगे, 95% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं, जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं। और उनकी इच्छाएं जो इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, उनकी इच्छा है घूमने की, लेकिन काम का, धंधे का अलाउ नहीं करता है। उनकी इच्छा है एक अच्छी सोसाइटी में रहने की, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती, इसलिए झोपड़पट्टी में रहता है। उसकी झोपड़पट्टी बोले तो मिडिल क्लास का छोटा कॉलोनी, ये सब उसी सेगमेंट के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा चलता रहा है तो आपको क्या लगता है कि आप इस रेंट के कमरे से कभी अपना इंडिपेंडेंट घर बना पाएंगे 5 साल के अंदर? सोचने के लिए मजबूर होगा आपका क्लाइंट। और ये फिर अगेन मैं आपको एक प्रिकॉशन यहां पे लेने की बात कर रहा हूं कि ये सवाल सवालिया नहीं होने चाहिए, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन के हिसाब से होने चाहिए। सर, जिस हिसाब से अभी आपका ये अपना घर है, अभी छोटा घर होगा तो बड़ा घर कैसे आएगा? रेंट पे है तो अपना घर कैसे आएगा? बड़ा घर है तो फार्म हाउस कैसे आएगा? फार्म हाउस है तो इंटरनेशनल टूर्स कैसे होंगे? उसका उसका पेन पॉइंट दिखाना है। Now, if your income remain the same, how will you manage growing expenses? अगर ये इनकम ऐसी रही या फिर आपको इजाफा हो रहा है इनकम का साल दर साल, लेकिन इन्फ्लेशन, प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस, सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मेरे दादा के जमाने में जो काम 1 रुपए का होता था, वो आज के जमाने में 50,000 रुपए में होता है। तो ये सब किसी टाइम में आना चलते थे, कौड़ी चलती थी, और आज लाखों रुपए लेके भी आप मार्केट में जाएंगे तो आप शायद वो फुलफिलमेंट नहीं हासिल कर पाएंगे जो आज से 50 साल पहले आप करते थे। तो यहां पर आप अगर उसको ये सवाल पूछें कि दोस्त, अगर ये इनकम ऐसी रही जैसे आज है, और जो इजाफे में आपका जो इनकम में इजाफा होता है वही होता रहा, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने बढ़ते हुए एक्सपेंसेस को मीटअप कर पाएंगे?
बहुत लोग जो उनकी गुड़िया है जो अभी 5 साल की है, बस उसके लाड में है, उसको ये नहीं पता ये गुड़िया को 10 साल के बाद एक बहुत सारे एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी इसकी हायर स्टडीज के लिए, इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो उसका एहसास आपने दिलाना है। व्हाट हैपन इफ यू कीप ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी विदाउट ग्रोथ? आप 8 घंटा दे रहे हैं, उसका सैलरी आपको मिला, 8 घंटा दे रहे हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, और आप ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा काम कर सकते हैं, तो आप समय को बेचते रहेंगे तो कब तक? कब तक? क्या होगा अगर आपको ग्रोथ नहीं मिली और आप समय बेचते रहे? समय तो लिमिटेड है। तो आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकें। इफ यू डोंट टेक एनी न्यू स्टेप नाउ, डू यू थिंक योर ड्रीम्स विल एवर गेट क्लोजर? अच्छा, क्या लगता है अगर आज आप कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले 3-5 साल में आप, लगता है आपके सपने कभी पूरे होने की कगार पे आएंगे? ये सब उसको एहसास दिलाने का, टू इंक्रीज द अर्जेंसी और इमोशनल कनेक्शन, ताकि वो बदल सके। अभी आपने कुछ नहीं बोला उसको, आपने उसको एहसास दिलाया वो कहां पर है, आपने उसको एहसास दिलाया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपने उसको एहसास दिलाया कि उसकी प्रॉब्लम के नतीजे क्या होंगे। अब आ गया नीड पे ऑफ क्वेश्चन। नीड पे ऑफ क्वेश्चन मतलब अब आप अपना प्रोजेक्ट, अपना प्लान, अपना प्रपोजल उसको देने वाले हैं। यानी प्रपोजल क्या है? हाईलाइट द वैल्यू ऑफ योर सॉल्यूशन। सर, अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं आपको कि जो आपको आपके बुनियादी चीजें जो कर रहे हैं उसको करते रहें, एंड साथ में आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, तो कैसा रहेगा? तो यहां पर कस्टमर खुद यस बोलता है, क्योंकि अब वो अपने चेहरे को, अपनी ओवरऑल काया को देख चुका है। अभी तक उसको जो एहसास नहीं था, आपने एहसास दिला दिया है कि तुम्हारी जरूरत है ये प्रोडक्ट, आपकी जरूरत है ये प्रोडक्ट, एंड अब वो खुद यस बोलेगा। अगर नो भी बोलेगा तो उसके अंदर एक द्वंद चलेगा, कचकोरेगा उसको अंदर से। अब आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं वो एग्जांपल दूं आपको कि मैं, एक आदमी जो है वो बस स्टैंड पे खड़ा है, उसको कोई कन्विंस वहां से नहीं मिल रहा है, और वो सोच रहा है कोई टैक्सी वाला, कोई ऐसा कोई मुझे लिफ्ट दे दे, तब एक गाड़ी आती है और उसको जबरदस्ती अंदर ठोकने की कोशिश करती है, तो वो डर जाएगा और विरोध करेगा। लेकिन वहीं एक टैक्सी आके रुकती है, बोलती भाई साहब कहाँ जाना है? बोलता है जी वहां जाना है, भैया 20 रुपए लगेंगे। और आप बोलते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि अब आपको वो एक आपने, आपसे उसने यस बुलवाया है, जबरदस्ती आपको नहीं की। तो यहां पर कस्टमर जब यस बोलता है, कस्टमर से यस दैट्स आई नीड, नेचुरल क्लोजिंग की तरफ आप प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा, और ये एग्जांपल्स के लिए मैं आपको लेके चलता हूं। इस चीज को इंश्योरेंस वाले काफी यूज करते हैं। आई थिंक मैं यहां पर आपके सामने एक एक्सेल सीट आपको पेश कर रहा हूं नाउ। एक आदमी है जिसका नाम है ब्रिंदर, सपोज 10वीं किसी और का नाम ले। इनकम, मंथली इनकम जो है वो कमाता है, सपोज इवन आप अगर हम बात करें तो अच्छे खासे कमाने वाले लोग मेट्रोज के अंदर जो 2-2 लाख रुपए की सैलरी कमाते हैं, वो 10,000 रुपए बचत नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर एक आदमी बोलता है वीरेंद्र नाम का कि मेरा जो है 50,000 रुपए का मेरा इनकम है साहब, 50,000 रुपए मेरा इनकम है। 50,000 रुपए कंसिडरेबली एक एवरेज इनकम है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो सैलरी वाला है। और आप बोलिए 50,000 में सेविंग की जा सकती है? सेविंग करना, 50,000 की इनकम में सेविंग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, खासतौर पे टायर 1 टायर 2 सिटी के अंदर। शायद गांव में तो शायद एक्सपेंसेस थोड़ा कम होते हैं, घर का खाना, घर का दूध, ये सब है तो पॉसिबिलिटी हाँ। लेकिन शहरों के अंदर 50,000 की इनकम में अगर कोई आदमी इनकम कर रहा है 50,000 रुपए, और वो 10,000 रुपए भी बचा रहा है, 10,000 रुपए बचा रहा है, तो वो 10,000 रुपए कंसिडरेबली बहुत अच्छा अमाउंट है। तो 10,000 में से वो 40,000 रुपए, 50,000 में से 40,000 उसके EMI वगैरह का खर्चा है, सब करने के बाद वो 10,000 रुपए बचा लेता है। अब आज अगर इस व्यक्ति की एज 50 साल है, 40 साल है, 40 साल का ये व्यक्ति है, 40 ईयर्स एज, और इस व्यक्ति को आपने प्लान दिया 40 साल की एज में, और वो बोलता है मेरे तो 50,000 रुपए सैलरी है, अब इसको 5 लाख भी बोल सकता है, 1 लाख भी बोल सकता है, किसी भी अमाउंट के साथ ले, तो कंसिडरेबली वो एक अमाउंट सेव करता मंथली। अब इस अमाउंट पे जो सेविंग कर रहा है, इस अमाउंट पे जो सेविंग कर रहा है, इस सेविंग को अगर मैं
साल भर के अंदर बात करूं, 1 ईयर के अंदर कितना सेविंग वो करेगा? 1 ईयर, 1 ईयर का सेविंग कितना होगा? 1 ईयर का सेविंग हुआ उसका कितना? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए का सेविंग हुआ उसका 1 साल का, 12 × 10। और ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है ऐसा होने की। 10,000 रुपए की सेविंग अच्छा अच्छा मिडिल क्लास का व्यक्ति नहीं करता है महीने में कंसिस्टेंसी के साथ, बट अगर कर लेता है और आज 40 साल का है, तो 50 साल का होते होते, 50 साल या 60 साल का होते होते वो 40, 50, 60, 20 साल के बाद उसके पास टोटल सेविंग होगी 1,2 सैकड़ा, 20 साल के बाद उसके पास सेविंग होगी 24 लाख। 1,2 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10,000, 24 लाख रुपए। अब ये 24 लाख रुपए, ये आदमी 60 साल का हो गया, 24 लाख रुपए की इसके पास सेविंग है। आज इसके बच्चे की उम्र है 15 साल, जो चाइल्ड है, एक है 15 साल का और एक है 12 साल का। अब ये जो 15 साल वाला, ये 20, मतलब इसी ड्यूरेशन में 15 साल वाला 10 साल बाद 25 साल का हो चुका होगा, या 15 साल के बाद इसकी जो इनकम, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ चुकी होंगी एजुकेशन को लेकर, शादी को लेकर। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि इसके बाद टोटल सेविंग ही 24 लाख की है? हो सकता है इसमें अगर कंपाउंडिंग ऐड करें या फिर बाकी चीजें ऐड करें तो ये सेविंग आपका 50 लाख हो जाए। तो 50 लाख रुपए में जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं एजुकेशन की, शादी की, क्या ये पॉसिबिलिटी निभाई जा सकती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा सकती है? इवन इफ आप कंसिस्टेंट 10,000 रुपए की सेविंग कर रहे हैं, इवन इफ आप लगातार उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं जो सेविंग का है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के पास ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है, ना तो सेविंग किसी के पास है। 24 लाख रुपए की सेविंग 1-2% लोगों को छोड़ के किसी के पास होगी ही नहीं, मिडिल क्लास में खासतौर पे। तो ऐसे में जब आप उसको ये एहसास दिलाते हैं, इसको और कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि भाई साहब आज आपकी एज ये है, 15 साल का आपका बेटा है, और 20 साल में, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद इसको हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा, तो 3 साल में आपकी पास सेविंग होगी 10,000, सॉरी, ये आपके पास सेविंग होगी 18 साल में इसको जाना है स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए। तो हायर स्टडी के लिए जब आप अपने बेटे को भेजेंगे तो उसके पास, तो आपके पास 3 साल बचे हुए हैं, 18 साल की एज में इसको जाना है। तो आप, जस्ट मोमेंट, हाँ, बेटे को 15 साल का बेटा है और आपको इस बेटे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है। तो हायर एजुकेशन के लिए आपकी जो सेविंग है वो 1,20,000 की है, और आपके पास मात्र 3 साल बचे हुए हैं, 3 साल। तो आपके पास रहेगा 3,60,000 रुपए। क्या करेंगे? आपकी जो बिटिया है वो 12 साल की है और उसकी शादी आप करेंगे 20 साल में, 22 साल में। तो आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास जो सेविंग होगी वो होगी ये, तो 12 लाख रुपए आपके पास कुल होगा। लेकिन आज से 10 साल बाद 12 लाख की वैल्यू क्या होने वाली है? इन्फ्लेशन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से इसकी वैल्यू 5-6 लाख रुपए होगी। तो 5-6 लाख रुपए में आज से 12 साल बाद शादी करना क्या वाइबल है? क्या हायर स्टडी करना 3,60,000 रुपए में वाइबल है आज से 3 साल बाद? ये एक्चुअल आंकड़े जब अपने क्लाइंट के साथ आप शेयर करते हैं, अगर पॉसिबल होता है और अगर वो एग्री करता है, कुछ लोग की आंखें खुलती है और बोलते हैं सर और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इन दैट केस आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं, और इस तरीके से जब आप एक एक चीज अपने लोगों के सामने रखेंगे, प्रोस्पेक्ट के सामने रखेंगे, तो प्रोस्पेक्ट को लगता है कि हाँ ये मेरी नीड है। और यहां पर नीड के क्वेश्चंस आप क्या करते हैं? हाउ वुड यू फील इफ यू कुड अर्न एक्स्ट्रा इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट वर्क? आपने वो आंकलन किया उसका, एग्जैक्टली उसी के बेसिस पे किया, उसकी उससे पूछ के किया कि कितना सेविंग करता है, उसके पूछ के किया कि वो बेटिया को क्या करवाना चाहता है, बेटे को
पायलट बनाना चाहता है, बिटिया को आईएएस एकेडमी में एडमिशन कराना चाहता है, ऐसे एम्बिशन रहता है हमारा, तो अपने बिटिया को यूपीएससी करवाएंगे साहब। हमने तो अपने बेटे को पायलट बनाना है साहब, डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर की फीस मालूम है। आज आपका बेटा 15 साल का है, 3 साल बाद 18 साल का होगा, एंड तब उसको स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या आपको पता है एमबीबीएस की फीस क्या होती है? क्या आपके पास सेविंग है? तो ये जब आप उसको बोलते हैं ना, तो वो वास्तविकता को फेस करता है, तब आप उसको बोलते हैं कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ एडिशनल इनकम का साधन दूं, बिना आपकी नौकरी को डिस्टर्ब किए, बिना आपकी दुकानदारी को डिस्टर्ब किए, बिना आपके प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए। आंसर होगा बहुत अच्छा रहेगा। तब तक आप कनेक्ट भी कर चुके होंगे, 3 फेसेस को आप पार कर चुके हैं, अब चौथे फेसेस में आप कनेक्ट कर चुके होंगे। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही होगा, सही रहेगा। What difference would it make if you could build long term income that keep growing? कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दे दूं जहां पर आपकी ये सारी जरूरतें जो आप बोल रहे हैं, ये इसके लिए आप इनकम बना पाए। तो उसको फील करने दो। तो अगर ऐसा हो जाए सर कि आपके पास 2 करोड़ रुपए आ जाएं अगले 5 साल के अंदर, वो भी पार्ट टाइम में, तो क्या डिफरेंस ये बनाएगा आपकी लाइफ में? तो बोलेगा बिटिया को एमबीबीएस करानी है, वो हो जाएगी, धूमधाम से शादी करूंगा अपने क्षेत्र में, अपने सारे रिश्तेदारों। तो मतलब उसको विजुलाइज करने का मौका दो कि क्या डिफरेंस आएगा अगर ये सारी जरूरतें जो आप चाहें वो आपको मिल जाए, तो आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आने वाला है, वो आपने उसको विजुलाइज कराना है। वट वुड इट बी ग्रेट इफ यू कुड हेल्प अदर टू ग्रो वाइल ग्रोइंग योर सेल्फ? अच्छा, कैसा रहेगा कि जो आपका भाई है, आपका चाचा है, आपका दोस्त है, उसको भी आप ग्रो करा पाए अपने साथ, क्योंकि उनके भी सेम चैलेंजेस हैं, उनके भी बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको भी स्टडी कराना है, उनको भी सेटल होना है, उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उनको भी सोशल रेपुटेशन चाहिए। तो ऐसे में कैसा रहेगा कि आप अपने जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप लव करते हैं, उनकी लाइफ में भी फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए? कैसा रहेगा बोलिए? तो आंसर क्या होगा? नेचुरल आंसर होगा यस, इट वुड बी डेफिनेटली अ बेस्ट चॉइस रहेगा मेरे लिए, मेरे जानकारों के लिए। एंड देन आपने क्या करना है? इफ यू कुड गेन टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम टुगेदर, हाउ वुड लाइफ चेंज? अगर आपको समय की उपलब्धता बहुत अच्छी मिल जाए और साथ में पैसा भी मिले, तो कैसा रहेगा? तो कौन बेवकूफ होगा जो बोलेगा नहीं नहीं बेकार रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा साहब। आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग कीजिए, 6 के बाद आप 2 घंटा 2 घंटा ये काम कीजिए सर, 2 घंटा ये काम कीजिए। और अगर ये काम करते करते आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाए, आपकी इनकम आपकी सैलरी को सुपरसीड कर जाए, और साथ में आपको इनफ टाइम भी हो, घूमने फिरने का मौका भी हो, लोगों से उठने बैठने का भी आपको मिले, आपका सोशल सर्कल भी बढ़े, कैसा रहेगा? तो आंसर विल बी यस। अभी क्या हो रहा है? आपने सिचुएशन को समझा, आपने प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम के क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और अब आपने उसको बोला कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा बताइए। अब वो व्यक्ति खुद आपको एग्री करेगा, एंड देन आपने अपना प्लान खोलना है, एंड देन आपने अपना प्रेजेंटेशन देना है। और फिर क्योंकि अब क्या हुआ, अब उसको कन्विक्शन हो गया, उसको अपना असली वजूद समझ में आ गया। अभी तक जो नीड, जो जरूरत आपके प्लान की, मीथर के साथ जुड़ने की दबी हुई थी, उसको लग रहा था ये स्कैम है, उसको लग रहा था ये उसके लिए नहीं है। क्योंकि जब उसको चाय की तलब लगती है वो चाय पी लेता है, पानी का प्यास लगता है पानी पीता है, लेकिन उसकी लाइफ में ये बदलाव आएगा इसके लिए उसको कोई भी अवेयरनेस नहीं था, बहुत नीचे कुछ दबा हुआ था। तो यहां पर आपने उसको इस स्पिन वर्क के माध्यम से उजागर किया, और अब वो खुद पहले फेस में एग्री किया, दूसरे फेस में एग्री किया, तीसरे फेस में एग्री किया, चौथे फेस में एग्री किया। अब जब वो आपका प्लान सुनेगा तो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे उसको सुनेगा, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे सुनेगा। लेकिन अगेन मैं फिर आपको एक प्रिक्वेशन देना चाहता हूं कि ये सवाल आपने पूछने हैं। अगर परमिशन हो, अगर आप इजाजत दें और बुरा ना माने, तो क्या मैं इससे पूछ सकता हूं कि अगर आपको समय की उपलब्धता भी हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाए, और आप तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आप महसूस करेंगे? अरे भैया फिर तो ठीक रहेगा, बीवी के साथ घूमने जाएंगे भैया, 4 धाम की यात्रा करेंगे, माता पिता को भी घुमाने ले जाएंगे, बच्चों को इंटरनेशनल टूर दिखाऊंगा, कराऊंगा। ये अपने आप बोलेगा, और जब ये बोल रहा है ना, उसके ब्रेन के अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं, एंड ही इज लाइक गेटिंग रेडी फॉर योर प्रपोजल। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्पिन का फॉर्मूला है। तो की लर्निंग क्या रही आज की? डोंट सेल, हेल्प देम टू बाय।
बेचना नहीं है, उनको मदद करना है खरीदने में। आपने अपना प्लान, अपना कॉन्सेप्ट, अपना प्रपोजल बेचना नहीं है, बल्कि उनको मदद करनी है कि वो खरीदें। और वो इस तरीके से 4 फेसेस के जाने के बाद बहुत अधिक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ एसोसिएट करेगा। और ये प्रूवन प्रूवन प्रूवन, मतलब दुनिया के टॉप मोस्ट सेल्स के जो आइकॉनिक लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी और इस टेक्निक को यूज करते हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट कन्विंसिंग, समझने की कोशिश करनी है, ना कि कन्विंस करने की कोशिश। वो जो समझ जाएगा उसको आप समझ जाएंगे। आज की डेट में जो क्लाइंट है वो ही चाहता है कि कोई उसको सुने, अंडरस्टूड करे एंड देन उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो स्पिन जो है वो वही एक काम करता है जो उसको अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग देता है, कन्विक्शन देता है। एवरी गुड क्वेश्चन ओपन अ डोर टू द ट्रस्ट। आपका हर एक सवाल उसको आपके नजदीक लेके जाएगा। एंड द बेस्ट सेल्स हैपन व्हेन बायर फील अंडरस्टूड। जब सेल्स अच्छी तब होती है। अब ये आदमी जो जुड़ेगा ना, इसको पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो इसका कन्विक्शन भी होगा। ये दूसरे दिन छोड़ के नहीं जाएगा, ये डाइवर्ट नहीं होगा, ये फोकस रहेगा और सेम पैटर्न को अपने आगे भी काम करेगा। नाउ एक आपके लिए मुश्किल था, लेकिन इसके लिए मुश्किल नहीं है। ये क्या करने वाला है, ये अपने क्लोज सर्कल में जाने वाला है। अपने क्लोज सर्कल में जब ये स्पिन को यूज करेगा तो वहां पर इसको इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर चूंकि इसका क्लोज सर्कल है, ये हॉट उसमें जा रहा है, ये कान पकड़ के बैठ, यहां पर क्या कमाता है, 15,000 रुपए तेरा सैलरी है साले, 2,000 रुपए तू बचा नहीं पाता, आज से 20 साल बाद तेरी क्या स्थिति होगी, इस तरीके से बोल सकता है ये। क्योंकि ये अपने नजदीक के लोगों को अप्रोच करने वाला है इसके बाद। एंड इस तरीके से बिजनेस में एक बड़ा इजाफा आएगा। और ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्त, ये कोई कोई फंसाने वाला ट्रिक नहीं है, ये माइंडसेट है। जब तक आदमी फुल्ली कन्विंस नहीं होता है, सेल्फ कन्विक्शन नहीं आता है, तब तक वो खरीदेगा नहीं। और जब वो सेल्फ कन्विक्शन के साथ खरीदेगा तो उसके रुकने के, उसके टिकने के, उसके आपको सपोर्ट करने के, उसको मीटिंग में आने के और बहुत सारी अधिक संभावनाएं होंगी। एक सॉलिड टीम का निर्माण आप कर पाएंगे। when you move from situation to नीड पे ऑफ, यू बिल्ड ट्रस्ट। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से निकलने के बाद आप एक बेहतरीन ट्रस्ट बनाते हैं। एंड जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म बिजनेस बनता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, यहां पर मैं एक ही बात कहूंगा, स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट सॉल्विंग। एंड सॉल्विंग के लिए द ओनली बेस्ट ऑप्शन इज स्पिन सेलिंग टेक्निक। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए काफी वैल्यू एडिंग रहा होगा। और डेफिनेटली आज के बाद आप स्पिन को यूज करेंगे अपने रोजमर्रा के प्रेजेंटेशन में। यकीन मानिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो यू नो रेशियो है, अगेन वो उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। फिर मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं, उनको नहीं मालूम कि उनके लिए क्या बेहतरीन चॉइसेस हैं। वो जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस प्रवेश में बड़े और पले हैं, उसी के हिसाब से वो अपने आप को ढाल देते हैं। और जब आप ये स्पिनिंग करके स्पिन के क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, सिचुएशंस, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशंस और नीड पे ऑफ क्वेश्चंस, नीड ऑफ क्वेश्चंस, तो आप उनको उनकी उस दबी हुई ख्वाहिश को उजागर करते हैं। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने अपना कीमती समय मुझे यहाँ पर दिया और आपने बड़े तन्मयता के साथ आज के इस प्रोग्राम को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी वैल्यू ऐड हुई होगी। अब जरूरत है इसको इंप्लीमेंट करने की, जरूरत है इसको अपने रोजमर्रा के उस पर लागू करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।